नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आपने हमारे कई इंटरव्यूज़ देखे हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जिसकी पहचान खुद भी है और उनके पति के नाम से भी जानी जाती है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य नीलम यादव मौजूद हैं और ये पूर्व मंत्री अशोक यादव की धर्मपत्नी भी हैं। तो आइए कई सवालों के सीधे जवाब लेते हैं और जानते हैं कि महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती हैं। और सबसे गौरतलब करने वाली बात यह है कि जनपद फिरोजाबाद में पहली महिला हैं जो राजनीति में सबसे पहले आई। यूँ तो तमाम आई, लेकिन राजनीति में सबसे पहले कदम रखा, बाहर आकर सबसे पहले कदम रखा। आपको बता दें तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत भी बनी है। तो सीधे बात करते हैं ऐसी प्रेरणा स्रोत से कि आखिर महिलाओं के लिए वो क्या कहना चाहती हैं। तो नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आरके टीवी पे। नमस्कार जी। नीलम जी, पहला सवाल, आपने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा है, जी। क्या कहना चाहती हैं? किस तरह से उस समय कब लड़ा था और क्या हालात रहे थे उस समय? हम लोगों ने मैंने 2006 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और उस वक्त राज्य में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार होती थी और उस वक्त बहुत अजीब सा वातावरण होता था महिलाओं के लिए। लोग आम तौर पर सामने नहीं आते थे, लेकिन हमारे परिवार का हमेशा घर की महिलाओं के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा में उनको बराबरी से कदम रखने के लिए हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। और मुझे जिला पंचायत सदस्य के लिए सबने कहा और ख़ास तौर से जनता के लोगों ने हमसे कहा आकर के कि हम लोग आपको राजनीति में आना चाहिए और कुछ जनता से डायरेक्ट रूबरू होए। अभी तो आप अपने पति के लिए काम करती रही हैं, तो आप आएँ और हमारे क्षेत्र से लड़ें। जबकि राजनीति को हमेशा मैंने सेवा भाव से देखा रही जी। इससे पहले मैं राजनीति हमेशा पति के साथ समाज में बराबर कदम रखती हुई, जो एक महिला का काम होता है, और मैं उस हिसाब से करती थी। लेकिन जब लोगों से परिचय हुआ, समाज में निकली, तो मुझे लगा कि सबको आगे आना चाहिए और इसी उद्देश्य के साथ मैंने जिला पंचायत सदस्य का लड़ा और जनता का ऐसा सहयोग मिला कि मुझे उस वक्त 20,000 वोट मिला। सामने वाले प्रत्याशी को शायद 600-700 वोट मिला था। जी। नीलम जी, क्या हमने सुना है कि आपने मंत्री जी के साथ उनके मंचों पर तमाम भाषण भी दिए हैं, प्रचार प्रसार किया है। तो किस तरह से अक्सर देखा जाता है एक पति की पीछे कामयाबी के पत्नी का हाथ होता है, लेकिन आपने किस तरह से राजनीति और व्यक्तिगत क्या रहा आपका? रीना जी, ये सवाल तो आपका सामयिक है और खूबसूरत सवाल भी है। राजनीति मैंने बचपन से जब मैं समझदार हुई तो मेरे मायके पक्ष में भी ऐसा वातावरण था जहाँ लड़कियों को पूरा हक दिया जाता था बातचीत का और शिक्षा का। और मेरी शिक्षा सारी बाहर हुई, तो मुझे बड़ा मन था। राजनीति को कभी मैंने घृणा की दृष्टि से नहीं देखा, हमेशा आदर की दृष्टि से देखा है। जी। और मेरा सौभाग्य रहा कि शिकोहाबाद में मैं ब्याह के आई, पति भी ऐसे मिले जिनको राजनीति करने का शौक था, राजनीति वो सक्रियता से कर रहे थे और उनका सहयोग मिला, तो मेरा शौक भी पूरा हुआ और मुझे इस राजनीति के क्षेत्र को समझने का मौका भी मिला। किस तरह से किया? अक्सर देखा जाता था कि गृहिणी कुछ मतलब सुना जाता है कि कुछ नहीं कर सकती, घर में रहती हैं, अपने बच्चों को भी परवरिश दी। हमने सुना है कि आपके बच्चे भी बाहर विदेशों में शिक्षा लिया है। तो क्या कहना चाहती, कैसे कर पाएंगे सब कुछ? उसके पीछे ईश्वर की एक कृपा रही, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहती हूँ रीना जी कि हम जो मेरा शहर है शिकोहाबाद, जो मेरी ससुराल भी है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वो महिलाओं को सम्मान भी बहुत देते हैं। मुझे शिकोहाबाद शहर ने मेरे सपनों का शहर रहा है। लोगों की दृष्टि में ससुराल कुछ और चीज़ का नाम होता होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी खुशनसीबी रही कि मैं शिकोहाबाद ब्याह के आई और वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया। पति के साथ जब मैंने काम किया तो मुझे हौसला भी दिया काम करने का, और जो सम्मान मिला मुझे, चूँकि शिकोहाबाद शिक्षा का क्षेत्र रहा है और तो मैंने देखा कि जैसा सुना जाता था शिकोहाबाद के बारे में, शिकोहाबाद बिल्कुल वैसा ही है। वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि जो मुझे सम्मान मिला उससे मेरा हौसला बढ़ा
और मुझे परिवार और पति के साथ काम करने में और राजनीति को समाज सेवा की तरह करने में मुझे बड़ा आनंद आया और मैंने बड़ा बैलेंस बना के उसमें काम किया। कोई किसी तरीके की कोई अटकलें, जैसे कि जब हम शादी करके आते हैं सासू माँ ऐसे कहती हैं अरे बाहर क्यों जा रही हो, या समाज कहता है, तो कुछ ऐसी अटकलें भी आई नीलम जी को रोकने की कोशिश किसी ने की हो? मैं सौभाग्यशाली रही इस विषय। अच्छा। मैं कहूँगी कि जो मेरी सासू थी, अब तो ईश्वर के पास हैं, उनका मुझे बड़ा सहयोग मिला और मेरा उनका रिश्ता दोस्ताना था जी। जैसे मैं आज आपसे बात करें तो मुझसे हमेशा कहती थी, हमेशा गृहस्थी के काम में मत उलझना, कुछ अपना बाहर भी जाके नाम करना। ये उनकी दी हुई शिक्षा थी। एक बड़ा सवाल नीलम जी, अक्सर हम देखते हैं तमाम सरकारें आती हैं सत्ता में और आने के बाद में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम कानून बनाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं जघन्य अपराध की सीमा बढ़ती जा रही है। चाहे वो हाथरस के कांड की बात हो, दिल्ली जैसे हम शहर में बैठे हैं, बिटिया का कांड जिस तरह से हुआ था, वो शर्मसार कर देने वाली घटना थी, बहुत ही दुखद घटना थी। तो क्या कहना चाहती है, आखिर ये अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? अब शायद मेरा और आपका इस विषय पे, आप भी बेटी हैं एक परिवार की, इत्तेफाक हो ना हो, लोग मुझे उस बात को, मेरी को समझे न समझे, लेकिन मैं बड़ी बेबाक हूँ जी। मुझे लगता है कि समाज, स्वस्थ सोच वाला समाज जी एक महिला ही दे सकती है। अच्छा व्यक्ति परिवार की, महिला की परवरिश से ही निकलता है। तो पहली लोग कहेंगे कि सरकारों को ये करना चाहिए या किसी और को, पुलिस को ये करना चाहिए या कानून को। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है जी कि अगर इसकी गहराई में जाए, मैं अक्सर सोचा करती हूँ, क्योंकि मेरी भी बेटी है, मेरे परिवार में बाकी महिलाएं भी हैं, मेरे बच्चे बाहर पढ़े हैं, बिटिया को मैंने विदेश पढ़ाया, तो सवाल तो मेरे मन में भी उठते रहे जी। डर मेरे मन में भी रहा, संशय मेरे मन में भी रहा होगा। लेकिन मैंने बहुत विचार किया, मंथन किया जिसको कह सकती हैं आप। मुझे ये लगा कि सबसे ज़रूरी जो कहते थे ना, कि एक आप पढ़ती होंगी कि परिवार प्रथम पाठशाला है। जी। हम महिलाओं को बच्चों की परवरिश में लिंग भेद ना करें हम थोड़ी देर के लिए कि ये बेटा है या बेटी है। स्वस्थ समाज के लिए जो बेहतरीन काम एक माँ और बाप सहयोग से कर सकता है, अपने बच्चों को स्वस्थ सोच दे सकता है, उसके लिए उन पर समय देना पड़ता है। फिर एक त्याग शब्द आता है, हम उन्हें प्रेम करना सिखाएं, हम घर में छोटी छोटी बुराइयां ना करें, उनको एक और महिला की ये भी जीत होती है, जो मेरा मानना है जी, कि अगर हम देश का भला कैसे करेंगे, ऐसा तो नहीं कि हर महिला बॉर्डर पर चली जाएगी लड़ने समाज सेवा के लिए, या हर महिला सड़क पे जाके झाड़ू लगाए। मैं कहती हूँ अगर हम महिलाएं एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ सोच वाला परवरिश कर रहे हैं बच्चों की, स्वस्थ सोच अगर हम करें, उनको ऐसी परवरिश दें कि वो आप महिलाओं का सम्मान करें। हमारे सपोज हमारा बेटा ही है, वो आने वाली, हमारे घर में बहुएं भी हैं दो, तो हमने ये प्रयास करें कि हमारे बेटे उन बेटियों का सम्मान करें जो दूसरे घर से आएंगे जी। हमारी बेटी जहाँ गई है वो उस बेटे का सम्मान करें। ऐसे ही सब परिवारों में हो, थोड़ा सा उसमें समय लगाना पड़ता है। और परिवार एक बहुत बड़ी पूंजी होता है देश की। जैसे देश बनता है अच्छा स्वस्थ, जिसमें हम कहते हैं कुपोषण ना हो, बीमारी ना हो, अशिक्षा ना हो, ऐसे ही सबसे पहली लड़ाई, देश की लड़ाई परिवार की निचली पायदान है, वहां से शुरू होता है। उसमें एक महिला बहुत बड़ा योगदान दे सकती है, अपने पति के सहयोग से, परिवारजनों के सहयोग से। अगर हम ये सिखाएंगे कि मेरा बच्चा आने वाली बेटियों का सम्मान करे, तो जाहिर सी बात है फिर समाज स्वस्थ ही पैदा होगा। ये ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है कुछ लोग इस बात का विरोध कर सकते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल बड़ा सवाल है। हम देखते हैं अक्सर वर्तमान में एक मुद्दा उछल रहा है, वैवाहिक बलात्कार। जी। क्या सोचती हैं इस पर, और इस पर क्या कहना चाहती हैं? ये पश्चिमी जो सोच हमारे बीच में आई है, चाहे वो हिजाब हो, चाहे बलात्कार का मुद्दा हो, या महिलाओं की स्वतंत्रता,
हमारे देश की नारी तो हमेशा से स्वतंत्र रही है। अहिल्याबाई होलकर हमारे देश में थी, झांसी की रानी हमारे यहाँ हमारे देश में हुई, और हमारे यहाँ कितनी ही महिलाएं शासक रहीं। आप प्राचीन काल में आप चले जाइए, उठाइए समाज इतिहास को उठाइए, तो आपको नारियों को श्रृंखला से मिलेगा। वर्तमान में सरोजनी नायडू रहीं, इंदिरा गांधी रहीं। तो हमारे यहाँ जो सोच है, तो हमारे यहाँ स्वतंत्रता मांगने का विषय नहीं है, स्वतंत्रता का एक विचार है। और जो ये बलात्कार का जो आपने सीधा मुद्दा उठाया, जब हम महिलाएं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागें, मॉरल ड्यूटी से जी, अगर हम कोशिश करें, देखिए कोशिश ही करी जाती है और सब चीज नहीं करी जा सकती है। हर व्यक्ति अगर प्रयास करे कि मैंने कहा शुरू में कि अगर हम स्वस्थ परिवार में एक संस्कारवान बच्चे को पैदा करने की, उसको समाज को देने का प्रयास करें, तो ऐसे विषय फिर कानून का नहीं रह जाएंगे। इसके लिए फिर कानूनों की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति संस्कारित होता है, जिसे हम लोग कहते हैं भारतीय परंपरा, भारत देश संस्कारों का देश है, या परिवार हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, तो ये विषय आएगा ही नहीं। फिर कानून की कहाँ जरूरत है। अगर हम एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाएं, पति पत्नी सीख जाएं, भाई बहन सीख जाएं, अतिथि का सत्कार सीख जाएं, तो फिर बलात्कार कोई शरीर से ही नहीं होता, बलात्कार तो मन का भी होता है साहब जी, बलात्कार तो विचारों का भी होता है। नहीं, लेकिन नीलम जी, मैं जानना ये चाहती हूँ कि वैवाहिक बलात्कार हम कृत्य की श्रेणी में देख सकते हैं ना, या देखा जाए? देखिए, ये तो मुद्दे से भटकने की बात है। पहले तो हम तो सोचते हैं कि लड़कियों को शिक्षित और सामर्थ्यवान बनाया जाए। जब दोनों पक्ष बराबर होंगे, सामंजस्य होगा, तो ऐसे शब्दों की, शब्दावली की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर लगता है कि महिलाओं को ये है, लेकिन ये देखने का सवाल है समाज में कि कहीं इसका दुरुपयोग ना होने लगे जी। जैसा पीछे आप भूतकाल में देखती आई हैं कि जब ऐसे कानून बने हैं तो उनके फायदे की जगह नुकसान भी हुए हैं जी, मेरा ऐसा मानना है। एक बड़ा सवाल नीलम जी, देखा जाता है कि महिलाओं को कहा जाता है कि आधी आबादी है, और जाहिर सी बात है आधी आबादी है, अगर महिला घर में नहीं है तो घर की नींव जो है वो डगमगाती है, घर में रौनक नहीं होती, घर एक मकान की तरह होता है, ऐसा हमने कहावत सुनी है। तो मैं जानना चाहती हूँ, महिलाओं का जो 33% आरक्षण की बात की जाती है, अब तक इसको पास क्यों नहीं किया गया? आखिर क्यों राजनीति या पॉलिटिकल विषय को अगर हम देखें, महिला को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता? उसके पीछे कारण है जी, महिला सशक्त होती है ज्यादा, ये साइंस भी, विज्ञान भी मानता है जी जी, कि महिला में सहनशीलता जी प्रकृति ने ज्यादा दी है जी, चाहे वो शारीरिक दर्द सहने की आदत हो माँ बनते वक्त जी, या दूसरों को सहने की आदत हो, वो थोड़ी ज्यादा है। और तो जब हम काम बाहर करने निकलते हैं तो पूरी शक्ति के साथ निकलते हैं, फोर्सफुली काम करते हैं। तो हो सकता है पुरुषों को थोड़ा सा डर होता हो जी कि शायद बेहतर काम करेंगी, तो इसीलिए अब तक आरक्षण की प्रक्रिया अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। कोई ना कोई तो कारण है, लेकिन मिलना चाहिए। आज बेटियां जहाज उड़ा रही हैं, बेटियां सेना में, उनको मिल गया। मुझे लगता है अगर आप जैसी बेटियां और समाज की जो बेटियां अगर बेहतरीन काम करेंगी तो हमें हमारे हक से कोई दूर नहीं कर पाएगा, ज्यादा दिन दूर नहीं रख पाएगा। और मैं अपने आने वाले समय में देखूंगी कि ये जरूर पास होगा और हमको आवाज उठानी चाहिए। अगर ईश्वर आपको भाग्य मौका देता है किसी बड़े पद पर, तो महिलाओं के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? महिलाओं के लिए क्या ऐसे आपके पास नए आयाम रहेंगे जो महिलाएं आगे बढ़े, महिलाओं का उत्थान हो, खासकर ये 33% आरक्षण कंप्लीट हो? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि 33% आरक्षण सिर्फ हर क्षेत्र में होना चाहिए। महिलाओं के लिए उनको बेहतरीन शिक्षा का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक बेहतरीन शिक्षित महिला ही समाज को एक अच्छा संतान और अच्छा नागरिक दे सकती है जी। शिक्षा में चाहिए, उनके स्वास्थ्य, और उनको सिखाना चाहिए कि महिला अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखे परिवार के साथ। तो उनको शिक्षित करना चाहिए कि वही अपने परिवार के साथ साथ अपना भी ध्यान रखें। बेहतरीन तीमारदारी के लिए तीमारदार का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। जो हम लोग त्याग करें लेकिन अपना ध्यान रखते हुए करें।
और आर्थिक सशक्तिकरण जरूर होना चाहिए, क्योंकि जी। मुझे लगता है महिलाओं के पास जब पैसा आएगा अपना, जी। तो वो समाज सेवा पे भी खर्च करेंगी, हम्म। रिश्तों पे भी खर्च करेंगी, परिवार पे भी खर्च करेंगी, और अच्छे ही चीजों पर जो जो समाज की आवश्यकताएं हैं, जिसे कहते हैं, जैसे जब हम कोई बहुत अच्छा पकवान बनाते हैं तो उसमें खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए एक छोटी सी इलायची और केसर डालते हैं। तो महिलाओं के पास जब पैसा आएगा तो समाज सेवा में जब वो खर्च करेंगी तो समाज में खुशबू आने लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी। नीलम जी, जनता का सवाल सीधा मैं आपसे जानना जी। चाहती हूँ। हाँ। अभी देखा है कि भाजपा की स्वाति सिंह थी, जी। जिनका टिकट काटकर उनके पति को टिकट दिया गया, दयाशंकर सिंह को। जी। क्या लगता नहीं है, एक तरफ तो मौजूदा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने की बात करती है, तो जी। जैसे कि उनके स्वाति सिंह का टिकट काटा गया, हाँ। तो क्या उन्हें टिकट देना चाहिए था? इस पर आपकी क्या राय है? क्या महिला विरोधी नहीं है सरकार? मैं इससे थोड़ा व्यक्तिगत, मेरी राय थोड़ी सी फर्क है। जी। मेरी राय ये है कि सिर्फ चुनाव लड़ना ही राजनीति नहीं होता है। आप राजनीति और 403 सीट पर सिर्फ चुनाव होने, जो 400, जरूरी थोड़ा है कि पार्टी किसी भी महिला के लिए, मैं कह रही ना कि मैं किसी पार्टी की बात कर रही हूँ, ना विशेषकर किसी के लिए नहीं कर रही, एक सामान्य बात कह रही हूँ कि चुनाव कोई एक अंतिम नहीं है समाज से। राजनीति यही भटकाव है हमारी राजनीति का, कि हमने सारी राजनीति को चुनाव से और पदों से जोड़ दिया है। जिस दिन राजनीति सेवा भाव से जुड़ जाएगी पुनः, उस वक्त कार्य करने के बहुत से मौके और मुद्दे मिलते हैं। एक चुनाव लड़ना कोई अंतिम विषय नहीं होता है। तो अगर उन्हें पार्टी ने नहीं लड़ाया, हो सकता है उनका कोई बेहतरीन उपयोग करना चाहती हो, वो कहीं और बेहतर काम कर पाए, तो मैं इसको मैं मुद्दा नहीं मानती। एक बड़ा सवाल कर्नाटक राज्य से देखा जा रहा है कि हमेशा हिजाब, पहले भी कई बार हिजाब के मुद्दे प्रकरण में आए हैं, प्रकाश में आए हैं, और अभी सरकार ने भी इस बात पर, कोर्ट ने भी इस बात पर कहा है कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए। फिर दूसरा ये भी कह दिया है कि महिलाएं जो है वो सिंदूर लगाकर नहीं जाएंगी, साड़ी पहनकर नहीं जाएंगी। क्या लगता है, महिलाओं की इस आज़ादी से, महिलाओं के इस पहनावे से आप क्या सोचती हैं? ये हिजाब का मुद्दा अगर किस नज़र से देखती हैं? देखिए रीना जी, जब तक वो जो आपने पहले बात मुझसे सवाल किया था कि सारा विषय 33% में छुपा हुआ है, जिस दिन हम लोगों को मिल जाएगा उस वक्त हम अपने हित की बात, अपने मन की बात भी कह पाएंगे और कर भी पाएंगे। अभी ये सिर्फ जो बातें करते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, जैसे शायद आपको लगे कि विषय से मैं इतर नहीं बोल रही हूँ, जब आप मेरे कंक्लूजन पे पहुंचेंगी तो एक ही विषय आपको दिखाई पड़ेगा। आप ने कहा कि हिजाब, आपने कहा सिंदूर, आपने कहा साड़ी, ये उसकी व्यक्तिगत, उसको थोड़ा सा अलग रखना चाहिए। वो उसको स्वतंत्र अधिकार है कि वो खुद क्या करना चाहती है, कि वो सिंदूर लगाना चाहती हैं लगाएं, उनको लगता है कि वो हिजाब पहनना चाहती पहने, हिंदू पहने या मुसलमान पहने, ना लिंग भेद हो, ना धर्म भेद हो, ना समाज का भेद हो, ना उत्तर और दक्षिण, ना पूरब और पश्चिम का भेद हो, वो उसका व्यक्तिगत है, अधिकार होना चाहिए। लेकिन है क्या कि जो हमारे लिए संविधान बनाते हैं उसमें कितने % लोग हैं जो दूसरे, आप मेरा कई बार लोगों से मिलना मिलाना हुआ तो मैंने देखा कि जब दहेज वगैरह के जब लगते हैं, एक्ट लगता है, तो उसमें सासें लपेटी जाती हैं। आपने देखा होगा ज्वलंत मुद्दा होता है कि जी सास खराब थी, जी ननद खराब थी, और महिलाओं को भी उसमें घेर लिया जाता है। तो मैंने बहुत सोचा इस विषय कि महिलाएं को ही क्यों आगे कर दिया जाता है, जबकि उतनी निर्दयी महिला हो नहीं सकती। उसका एक कारण होता है, क्योंकि हमारी बात कहने वाले लोग कम हैं, हमारे लिए कानून बनाने वाले लोग। एक आप महिला ही हैं, बेटी हैं, आप उम्र में छोटी हैं, लेकिन आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन आप जो मेरे मन की बात समझ सकती हैं वो कोई पुरुष तो नहीं समझ सकता जी। तो हमारे मन की बात कोई हमसे पूछे तो सही। जैसे पुरुष सिर्फ जब सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता, परिवार की सत्ता की बात कर रही, तो एक वसीयत में जमीनें और संपत्ति सौंपता है,
और पता है आपको महिला क्या ट्रांसफर करती है, जिसको सास बना के उसको एक वो बना दिया जाता है कि ये विलेन है, वो क्या, वो पूरा संस्कार ट्रांसफर करती है, हिंदुस्तान की संस्कृति को ट्रांसफर करती है, आगे देती है अपनी बहू कि हमारे घर के ये रिवाज है। मैं हिंदू मुसलमान की कभी बात नहीं करती, मैं सिख ईसाई की बात नहीं करती, मैं एक आम बात कर रही हूँ। एक महिला पे इतना बड़ा दारोमदार होता है, इतना बड़ा दायित्व होता है कि हम रसोई के स्वाद से लेके कलम तक में बच्चे को पहले आ कहाँ लिखना सिखाया जाता है, ये माँ ही करती है। तो हमारे पास जिम्मेदारी ज्यादा होती है, इसलिए हम दोषी करार दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हम समाज में कम हैं, हमारे हिस्से की बात कहने वाले लोग अभी कम हैं, इसलिए हमको स्वतंत्रता नहीं दी गई कि हम हिजाब पहने। ये उनका विषय नहीं है हम क्या पहनेंगे। कोई हमारे दिल पे हाथ रख के पूछे हमें क्या अच्छा लगता है जी, हमें भी जीने का उतना ही अधिकार है, जितना दूसरे लिंग को अधिकार है उतना हमें भी है। तो हमारे इतने अंतरंग मुद्दों में सरकार समाज इनको नहीं तय करना चाहिए। एक महिलाओं का एक बनाया जाए, आए हर जगह हर प्रदेश से लोग बुलाए जाएं, हर धर्म की महिलाएं बुलाई जाएं, उनसे यंग बूढ़ी भी बुलाए जाएं और जवान भी बुलाए जाएं, उनकी सोच पूछी जाए, फिर निर्णय कर लें सरकारें कि हम क्या चाहते हैं। एक बड़ा सवाल, क्योंकि आज आपने काफ़ी देर से बहुत सारे सवालों के मेरे जवाब दिए। समाज में आप महिलाओं के लिए अब क्या करना चाहती हैं, और समाज में महिलाओं के हित के लिए, और खाली महिलाओं के लिए नहीं, पूरे समाज को बदलने के लिए, हित के लिए क्या कुछ आवश्यकता की अब तक ज़रूरत है और होना चाहिए? मुझे लगता है कि इस वक्त मैं चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं कहते हैं कि सारे समाज की बात तो हम क्या करें, हम अपने शहर अपने ज़िले उसकी बात करते हैं। कहते हैं एक संस्कृत में एक है कि भाई जन्मभूमि जो होती है वो स्वर्ग से बढ़ के होती है। तो सबसे पहले मुझे वहाँ का ख्याल आता है कि एक तो वहाँ पर जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो ईमानदार शिक्षा जो अब मिले, वो ईमानदार शिक्षा होनी चाहिए कि हम अपना उस शिक्षा से हमको रोजगार परक होनी चाहिए हमारी शिक्षा। एक तो मैं ये चाहती हूँ, चाहे वो पुरुषों के लिए शिक्षा हो, बेटों के लिए हो या बेटियों, जो शिक्षा हमें रोजगार दिला पाए, आत्मनिर्भर बना पाए, ऐसी शिक्षा मैं चाहती हूँ कि उस मुद्दे पर हम लोग काम करें। माननीय मंत्री जी ने 1991 में एक बेरोजगार फ्रंट करके हम लोगों ने एक NGO बनाया था, और वो सपना मेरा आज भी है कि हम ऐसा कुछ काम करें ताकि बेरोजगारी के क्षेत्र में कुछ ऐसा कुछ कर पाएँ, ऐसा काम नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, इन सब लोगों के लिए ऐसा कुछ कर पाएँ, युवाओं के लिए, कि ये बेरोजगारी की समस्या आने वाले समय में दूर हो सके। हम बहुत ज़्यादा ना भी कर पाएँ तो नींव का हिस्सा तो बन ही जाएँ। जी, बिल्कुल। नीलम जी, आपसे बात करके बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। तो ये थी पूर्व मंत्री अशोक यादव की पत्नी नीलम यादव, जिनसे हमने ख़ास बातचीत की और महिलाओं के कई सवालों के सीधे जवाब दिए। तो इसी तरह के बड़े इंटरव्यू आप देखते रहें RK टीवी पे। नमस्कार।